राम किसान भाइयों, फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सरसों की खेती के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो कृपया ध्यान से सुने, एंड तक मेरा वीडियो देखें जिससे कि आपको सरसों की खेती के बारे में पूरी जानकारी मिले। ये मेरा पार्ट वन है। पार्ट वन के अंतर्गत मैं बुवाई से पहले की गतिविधियों के बारे में चर्चा करूंगा। सरसों में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, जिससे कि आपको इन सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों में अपनाएं और गलती करने से बचें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सबसे पहले है सरसों का महत्व। इसका क्या महत्व है, उपयोग, इसकी वैज्ञानिक जानकारी, सरसों पौधे की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जलवायु, मिट्टी की आवश्यकताएं, भूमि की तैयारी कैसे करें, बुवाई का समय क्या है, बीज मात्रा एवं दूरियां। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम ये रबी की प्रमुख फसल है और नकदी फसल है, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होती है, फसल चक्र में संतुलन बनाने में मदद करती है। सरसों का पौधा कृषि, भोजन, स्वास्थ्य और उपयोगी चारों के लिए उपयोगी मानी जाती है। उपयोग, सरसों का उपयोग हमारे दिनचर्या में काफ़ी उपयोग होता है। तेल उत्पादन, बीजों से खाद्य और औद्योगिक तेल निकाला जाता है। सरसों का साग बनाया जाता है, इसकी हरी पत्तियां सब्जियों बनाने के काम में आती हैं। पशु आहार, तेल निकलने के बाद बची हुई खली पशुओं के लिए काम आता है। औषधीय उपयोग, तेल मालिश, दर्द निवारण और रोगाणु रोधी एंटी माइक्रोबियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, जैसे साबुन बनाने, पॉलिश, ग्रीस, बायोडीजल में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से सरसों के बारे में जानें, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ब्रेसिका जुन्सिया, इंडियन मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड, ब्रेसिका रेप, येलो मस्टर्ड। और जो ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो क्रूसीफेरी है। यह एक तिलहन फसल है, ऑयल सीड फसल है। सरसों के पौधों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, हम रबी के मौसम में हम देखते हैं कि पौधे जब बढ़ जाता है तो उसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बहुत सी अवस्थाएं बनती हैं। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं, वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसान इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को कैसे मैनेज कर सकता है, कब कब पानी देना है, किस अवस्था में देना है, कैसे कर फर्टिलाइजर देना है, इन सब अवस्थाओं को देख कर भी अनुमान लगा सकते हैं। सरसों सरसों एक वार्षिक एनुअल शाकीय पौधा होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 40 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हो, अलग अलग किस्मों की हाइट अलग अलग होती है। तना, इसका जो तना होता है वो सीधा, शाखा युक्त, हरा और मुलायम पत्तियां होती हैं। पत्तियां जो इसकी होती हैं, निचली पत्तियां बड़ी, लंबी और दांतेदार होती हैं। ऊपर की जो पत्तियां होती हैं छोटी और चिकनी होती हैं। और इसका जो फूल होता है, फूल हम सभी जानते हैं, रबी के मौसम में जहाँ भी देखो वहाँ पीले ही पीले फूल दिखाई देते हैं। तो पीला रंग के छोटे छोटे फूल गुच्छों में लगते हैं इसके। यह एक क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। इसका जो फल होता है सिलिकुआ, पतली लंबी किस पतली पतली लंबी फली जिसमें 10 से 15 बीज रहते हैं। बीज इसका गोल, छोटे और भूरे पीले से काले रंग के होते हैं। बीजों में 30 से 40% तेल और 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, अंकुरण, इसका जो जर्मिनेशन है 4 से 6 दिन में हो जाता है। फूल आने का जो समय होता है 40 से 50 दिन के अंदर इसमें फूल आ जाता है। ये जलवायु पर निर्भर करता है। बीज परिपक्व होने का समय
90 से 120 दिन में इसकी जो फसल है वो परिपक्व हो जाती है। इसके जलवायु की आवश्यकता कौन सी होती है? यह ठंडी जलवायु की फसल है। ये रबी में बोया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में। अंकुरण के लिए तापमान 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए आदर्श माना गया है। फूल बनने के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। सर्दी के मौसम में पाले की समस्या बहुत होती है, तो ये फूल और पौधों के लिए, दोनों के लिए नुकसान करता है। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो उस समय साधन उपलब्ध है, जैसे फुआ करना, धुआं करना, इस तरह के आप कर सकते हैं। अधिक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड सिंचाई भी कर सकते हैं पाले से बचाने के लिए। सिंचाई करना लाभदायक होता है। अधिक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड फूल और दोनों की जो बीज दाना जो भराई होती है उसके लिए असर डालता है। कम भराई मतलब प्रतिकूल असर डालता है। मिट्टी रिक्वायरमेंट, सरसों की खेती के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? यदि किसान भाई, यदि ये उत्पादन अच्छा चाहते हैं या कुछ अच्छा मतलब प्रोडक्टिविटी या फिर उस तरह का चाहते हैं, तो हो सके तो वो अपना बुआई से पहले मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच करने से आपके जो मृदा के अंदर जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसके बारे में आपको पता चलेगा। कितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइजर डालना है, कितना नहीं डालना है, तो उसका एक अनुमान आपको लग जाएगा। ये आप हो सके तो आप कर सकते हैं। सरकारी विभाग से या आप अपनी मिट्टी का जांच करवा सकते हैं। वैसे में जनरली जो इसकी जो मिट्टी की जो आवश्यकता होती है, मध्यम से भारी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। पीएच इसके लिए 6 से 7.5 वाली भूमि इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। हल्की रेतीली मिट्टी में सिंचाई और उर्वरकों का सही प्रबंधन जरूरी है। उसके लिए आपको रेतीली मिट्टी में सिंचाई और उर्वरकों का ध्यान रखना है। जल निकास वाली मिट्टी जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। यदि आपके यहाँ पे जल बहाव रहता है तो पौधे के सड़ने की संभावना रहती है, तो इसलिए जल निकास की आप अच्छे से मतलब व्यवस्था कर लें अपने खेतों में। भूमि की तैयारी कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरे सीजन में स्टार्टिंग में आपको भूमि की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 गहरी जुताई करनी है आपको ट्रैक्टर की सहायता से। इससे क्या होगा, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे जाने से क्या होगा, जो भी खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर हानिकारक जीव जंतु, बीमारियां होंगी, उनके माइसीलियम होंगे, उनसे उनके अंडे होंगे, उनके लार्वा होंगे, तो वो भूमि के ऊपर आ जाएंगे और वो धूप की वजह से वो नष्ट हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से उसकी मिट्टी को भुरभुरा करना है। 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद उसमें जो ढीले होते हैं उनको अच्छे से तोड़ना है, पाटा चला के, रोलर चला के, जिससे क्या होगा, मिट्टी बारीक हो जाएगी, भुरभुरी बन जाएगी। और अंतिम जो जुताई है, अंतिम जुताई में आपको, आपके गांव में गोबर इकट्ठा हो जाता है, उसको पूरे साल भर का गोबर सड़ जाता है, वो एक अच्छा खाद के रूप में आप उसको उपयोग में ले सकते हो। तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से आप गोबर की खाद अपने खेत में जगह जगह पे आप डाल के उसको मिक्स कर दें अंतिम जुताई के दौरान। इससे आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, फसल को पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिलेंगे और आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। कीड़े कीड़े इंसेक्ट पेस्ट भी आपके कम लगेंगे। बुआई से पहले हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो जाए। बुआई का समय, हम पहले बुआई का समय ये वैसे तो रबी सीजन में लगाई जाती है। उत्तर भारत में हमारे देश में अलग अलग जोन है। यदि हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो मध्य अक्टूबर से नवंबर रबी सीजन में लगा इसके लिए बुआई का समय है। और यदि हम साउथ की बात करते हैं, दक्षिणी भारत में, तो सितंबर से अक्टूबर में, जहाँ पे सिंचाई सीमित है, तो वहाँ पे हम आसानी से लगा सकते हैं।
और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, यदि आप देर से बुवाई करते हैं या तो आप देर से पकने वाली वैरायटी को उपयोग में लें, ये या फिर समय से बुवाई करें। यदि आप देर से करते हो तो आपके उत्पादन में कमी आने के चांसेस रहेंगे। बीज की मात्रा एवं दूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना है कि कितने बीज की मात्रा आपको लेनी है पर प्रति हेक्टेयर, कितना लाइन से लाइन की दूरी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उन्नत किस्मों के लिए यदि आप हाइब्रिड या उन्नत किस्में आप उपयोग में ले रहे हो तो उसके लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रहेगा। और कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, गहराई 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर उपयुक्त रहता है। बुवाई हमेशा सीड ड्रिल या फुहारों फुहारों में करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसान भाई अक्सर जो गलती करते हैं, घर पे रखा हुआ बीज किसान भाई उपयोग में लेते हैं, कुछ किसान भाई बाजार से खरीद के लेके आते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, यही सलाह दूंगा कि वो जब कभी भी बीज खरीदें या लगाएं तो एक बीज की जो मात्रा है, जो स्टैंडर्ड है, उसी को लगाएं। यदि आपने ज़्यादा बीज लगाया तो उसमें बीमारियां लगने की जो बीमारियां लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, कीड़े ज़्यादा लगने के चांस रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका इनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयों में पैसा ज़्यादा खर्चा होगा और उपज भी कम होगी और बीमारियां भी अधिक लगेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो बीज का रेट है, बीज दर है, वो आपको जो स्टैंडर्ड जो बताया गया है उसी को रखें। इसमें जनरली 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको रहना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रैक्टर से बुवाई करते हो तो ट्रैक्टर में लाइन से लाइन की दूरी फिक्स करके ही बुवाई करें। तो इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी आपको इसको मेंटेन करना है 30 से 45 सेंटीग्रेड। इसके लिए इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपने लाइन से लाइन की दूरी आपने मेंटेन नहीं करी तो पौधा जो पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा, उसके लिए जगह नहीं मिल पाएगी। जगह नहीं मिल पाएगी तो ना तो उसके लिए धूप मिलेगी, ना हवा मिलेगी, तो सघनता ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लाइन से लाइन की दूरी हमेशा मेंटेन रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 जो सेंटीमीटर है उसका भी आप विशेष रूप से मेंटेन करके चलें। गहराई 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर रखें जिससे कि आसानी से जर्मिनेट हो जाए। नमी बनी रहेगी तो आसानी से जर्मिनेट भी आसानी से हो जाए। और कोशिश करो सीड ड्रिल से या कुहरों या फोरों में जो लगाते हैं बीज, उसमें आपको उपयोग में लगाना चाहिए। जिन किसान भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जिन किसान भाइयों को यदि कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे बताएं। और जिन किसान भाइयों को लगता है ऐसा कि ये सूचना और भी किसानों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर करें। और जो मेरे नए किसान भाई हैं, उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय पर मेरे जो भी नए जानकारी है वो समय पर आप नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचे। तो आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम किसान भाई।